हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफर, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एचएमटी कहते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वन का पार्ट वन। जो हमारा यूनिट वन है वह है इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम पहले देखते हैं क्या क्या हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पार्ट वन में। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर बात करेंगे इनके न्यूमेरिकल के बारे में। सेकेंड हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है थर्मल कंडक्टिविटी पे, क्योंकि मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी हमारी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड हीट मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पे हम पार्ट वन में तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। वन बाय वन दोस्तों हम वन बाय वन टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ से पीडीएफ चाहिए या फिर सारे रिलेटेड नोट्स चाहिए वन टू वन, तो आप सिविल मंत्रा का ऐप दोस्तों इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां आपको वन टू वन सारी चीजें मिल जाएगी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। वो सेमेस्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, वहां पे आपको वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाएगा। और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करें और ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को कंफर्ट बनाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, जो हमारा हीट है वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है, उसके क्या क्या मोड है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में, तो जो हीट का ट्रांसफर होता है वो तीन तरीके से होता है। फर्स्ट हमारा होता है कंडक्शन, सेकंड हमारा होता है कन्वेक्शन और थर्ड हमारा होता है रेडिएशन। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि हमारा जो कंडक्शन मेथड होता है वो किस तरीके से होता है। अगर हम कंडक्शन मेथड की बात करते हैं तो फर्स्टली आप फिगर से समझिए। ये क्या है, एक हमारी कैंडल है जिसको हमने क्या किया, जलाया हुआ है। और ये एक है हमारा वायर है और अदर हमारा कोई भी कंडक्टर मटेरियल हो सकता है। जो कंडक्टर का मतलब क्या है, जो हीट को कंडक्ट करे एक तरीके से, ठीक है। अब क्या है, जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो ये जो बॉडी है, क्योंकि ये बॉडी किस तरीके से सॉलिड है, जो हमारा कंडक्शन का मेथड होता है वो सॉलिड के लिए होता है। तो यहाँ पे जो सॉलिड है उसके जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड में, ऑब्जेक्ट में मूव नहीं करते। ये क्या करते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। जब ये कंटिन्यू एक तरीके से वाइब्रेट होते हैं तो क्या होता है, इनकी वाइब्रेशन से धीरे धीरे ये जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो हीट हो जाता है। और हमारा जब हीट होता है, जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है, वार्म को कोल्ड होता है। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ज्यादा वार्म होगा और यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होगा। और इस तरीके से हमारी जो हीट का ट्रांसफर है वो धीरे धीरे करके पूरे जो हमारा कंडक्टर मटेरियल है उसमें क्या हो जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस पूरे कंडक्शन में, तो हमें यहाँ पे क्या है, एक मीडियम की जरूरत होती है। और हमारा जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो किसके लिए होता है, स्पेशली सॉलिड के लिए होता है। तो यहाँ पे आपके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं वही लिखा हुआ है कि थर्मल कंडक्शन इज ए मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोपोगेशन फ्रॉम रीजन ऑफ ए हायर टेम्परेचर to a region of the lower temperature within a medium or between difference medium in the direct physical contact। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा कंडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी द मूवमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ मैटर रिलेटेड टू वन अनदर। कहने का मतलब वही है, जो मूवमेंट होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कंडक्शन में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। बात करते हैं जो ड्यू टू द रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन, जो
मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू हीट हो रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई वाइब्रेशन क्रिएट होगा। इस वाइब्रेशन के कारण क्या कह रहा है कि वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द concept is termed as a माइक्रो फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। यानी कहने का मतलब जो हमारा वाइब्रेशन जब कंटिन्यू होता है, तो अ, इसमें क्या हो जाता है, जो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक तरीके से एक माइक्रो लेवल पे होता है। ठीक है। और वो जो माइक्रो लेवल पे होता है, अगर हम पढ़े होंगे डिफ्यूजन ऑफ द एनर्जी, तो उसमें ये चीज आती है कि जब कंटिन्यू कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, तो एक ना एक इसमें क्या होगा, हीट क्रिएट होगा। हीट क्रिएट होने के कारण ये क्या करता है, वन टू वन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। अब क्या है, जो कंडक्शन में मेन हमारा प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, अगर हम देखें, मीडियम इज नेसेसरी फॉर द कंडक्शन। मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी हम आगे रेडिएशन देखेंगे, तो उसमें कोई मीडियम नहीं आएगा, और ऐसे ही हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है। एंड कंडक्शन टेक प्लेस इन अ सॉलिड। जो हमारा कंडक्शन है वो सॉलिड के लिए ही मोस्टली हम यूज करते हैं। इसमें क्या है, जो न्यूमेरिकल में जब पढ़ेंगे, जो हीट का ट्रांसफर होता है बाय द कंडक्शन, फूरियर लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला हमारा है, वो क्या है, Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। जहां Q क्या होता है, Q हमारी क्या है, हीट है, जो हम हीट दे रहे हैं। के हमारा क्या है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, के, दिस इज द के। ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल हमारा एरिया है, ये हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और हमारा जो डी टी अपॉन डीएक्स है, ये क्या है, हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो ये है हमारा कंडक्शन के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकंड हम बात करते हैं कन्वेक्शन में क्या होता है। अब कन्वेक्शन में आपने देखा होगा, पहले थोड़ा सा फिगर समझते हैं। आपने देखा होगा, जब आप स्टोव जलाते हैं, गैस जलाते हैं, जब किसी बर्तन को रखते हैं इस तरीके से, इसमें पानी भरा हुआ है, तो वो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या कांटेक्ट पे आ रहा है, हमारा जो मटेरियल है वो कांटेक्ट पे आ रहा है, और इसमें जो वाटर होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बॉइल हो जाता है, यानी एक तरीके से हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है, ये होता है। बट इसमें किस लिए होता है, क्योंकि अब क्या होता है, जब हीट होती है तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। जो यानी हल्के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं गर्म होने के बाद, वो क्या होता है, ऊपर जाते हैं, और जो भारी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ठंडे हो जाते हैं, वो नीचे आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वार्मर वाटर राइज इस तरीके से कंटिन्यू होता है, एंड कूलर वाटर डिसेंट, यानी जो कूल वाटर होता है वो किस तरीके से नीचे आता है। ठीक है। ये हमारा है कन्वेक्शन का प्रोसेस। ठीक है। अब देखो क्या 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 रहा, डिफिनेशन क्या कहती है कि when the transfer of the heat take place from one part another part of the substance और फ्लूइड, जैसे कि हमने फ्लूइड लिया है, ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू मॉलिक्यूल्स के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स के कारण हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। इट इज कॉल्ड द कन्वेक्शन मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर। और हम इसको यूज किस लिए करते हैं, इसको हम स्पेशली फ्लूइड के लिए यूज करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन दिस मेथड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड मेनली अपॉन द डिफरेंस इन द फ्लूइड डेंसिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इसमें पड़ेगा, इसकी डेंसिटी चेंज होगी, और इसी के कारण हमारा जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यह कंटिन्यू होता है। ठीक है। अक्सर हम फ्लूइड में ये कंडीशन देखते हैं। तो देखो, इसके लिए जरूरत क्या होती है, मीडियम इज नेसेसरी फॉर द कन्वेक्शन, यानी हमें मीडियम की जरूरत पड़ेगी, कन्वेक्शन में मीडियम होना बहुत जरूरी है। पाथ में भी जिग जैग आर कर्व्ड। जो इसका पाथ है, यानी जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन का पाथ है, वो हमारा क्या हो सकता है, जिगजैग हो सकता है या फिर कर्व्ड हो सकता है, इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, जो हमारा जो कन्वेक्शन का जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसके अकॉर्डिंग हम क्या, फॉर्मूला हमारा क्या है, जो हम आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, Q इक्वल टू एच ए टी एस, ये टी एस है, माइनस टी एफ। यहाँ जो Q है क्या, हमारी हीट है, H हमारा क्या है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। ठीक है। और टीएस हमारा क्या है, सरफेस टेम्परेचर है। और हमारा जो टी एफ है वो क्या, फ्लूइड का टेम्परेचर है। ठीक है। और ए क्या है, एरिया एक्सपोज ऑफ हीट ट्रांसफर, ए हमारा क्या है, एरिया है।
तो ये होता है हमारा कन्वेक्शन का मेथड। और ये फॉर्मूला याद रखना, ये सारे न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की, कि रेडिएशन में क्या है। दो चीजें हमने देख ली कि हमारा कंडक्शन में क्या है, ठीक किस तरीके से हीट ट्रांसफर होता है। सॉलिड के लिए हम जो यूज करते हैं मोस्टली, किसके लिए, सॉलिड के लिए। सेकंड हमने देखा कन्वेक्शन के लिए, ये हम क्या है, फ्लूइड के लिए यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन का नाम सुनते ही आता है याद सीधा सीधा कि हमारा भाई ये सन है और ये हमारी क्या है, अर्थ है। जो यहाँ पे हीट हम पे आती है कंटिन्यू, यानी हम पे मतलब अर्थ पे आती है, वो किसके कारण आती है, रेडिएशन के कारण आती है। फिर रेडिएशन के कारण जब हीट आती है, तो यहाँ पे देखो कोई बीच में मीडियम है। पहली चीज, आपको मीडियम नहीं दिख रहा, ठीक है। अब तो ये प्रोसेस हमारा होता है मेनली रेडिएशन का, ठीक है। अब देखो डिफिनेशन क्या है, रेडिएशन क्या कहता है, अभी से हम फोर्थ यूनिट में डिटेल से एक रेडिएशन का पूरा यूनिट है, उसमें और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे बात करते हैं ओनली कॉन्सेप्ट की रेडिएशन की। तो कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज ए ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम ए सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म विच इज केस्ड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस। जो यहाँ पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म के कारण होता है, जहां पे टेम्परेचर हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है और हमारी अर्थ क्या हो जाती है, यानी सन से जो रेडिएशन आता है वह पे आता है, ठीक है। तो रेडिएशन इज एनर्जी दैट कम अ सोर्स एंड ट्रेवल थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ द लाइट। और जो रेडिएशन हमारा आता है, वो किस स्पीड से आता है, जितनी हमारी लाइट की स्पीड होती है, उतनी स्पीड से हमारा जो रेडिएशन है वो अर्थ पे आता है। इसमें क्या है, मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखो बीच में कोई मीडियम नहीं है। और यह सबसे ज्यादा फास्ट है अगर हम कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रोसेस से कंपेयर करें तो। और इसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे कंडक्शन में क्या है, मूवमेंट था, जिग सॉरी वाइब्रेशन था। कन्वेक्शन में क्या था, यहाँ पे वो जिग जैग मूव कर रहा था या फिर कर्ड पाथ मूव कर रहा था। कंडक्शन में ओनली वाइब्रेशन था, मूवमेंट नहीं था, ठीक है। अब रेडिएशन में क्या है, ये जो हमारा मूवमेंट होता है, यानी जो लाइट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या होती है, पाथ इज स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो कह रहा है कि द फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ द इमिशन ऑफ द रेडिएशन बाय बॉडी डिपेंड ऑन। जो रेडिएशन वो तीन चीजों पे मेनली डिफरेंट डिपेंड करता है, कि टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का कितना टेम्परेचर है, नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर कैसा है, एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। एंड उसका जो वेवलेंथ है, यानी ये जो हमारा फॉर्मूला बना है वो वेवलेंथ से ही बना हुआ है, जो हमारा निकल के आता है ईबी, कह सकते हैं हम ईबी हमारा जो डार्कली पोर्शन होता है T⁴, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है रेडिएशन के लिए। ये फोर्थ यूनिट में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने एक फॉर्मूला बताया, ईबी इक्वल टू सिग्मा बी A⁴। ये ब्लैक बॉडी के लिए स्पेशली है, ठीक है। तो जहाँ ईबी हमारा क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम है। और सिग्मा बी है, स्टीफन हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या होता है 5.6 इंटू 10⁻⁸ ठीक है। और हमारा जो टी है वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो आपको समझ में आएगा वो तीनों चीजें, और तीनों में मेनली डिफरेंस क्या होता है। इस तरीके से आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और इसमें पूछ लेता है कि डिफरेंस क्या होगा, तो आपको डिफरेंस भी इस तरीके से लिखना है कि कंडक्शन का क्या है, कन्वेक्शन का क्या है, एंड रेडिएशन का क्या है। तो ये दो दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए दोस्तों। कंडक्टिविटी, कि थर्मल कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा होगा कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी, कि हमारा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। इस पूरे वीडियो में हम क्या करेंगे, ये दो टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम दोस्तों बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की, यहाँ पे कि भाई कंडक्टिविटी के जो टर्म है हमारा, थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है। अगर हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी की, तो थर्मल कंडक्टिविटी सीधे से ये बताता है कि जो हमारी हीट है, वह हीट है, वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब इसी के हिसाब से कि हमारी हीट ज्यादा ट्रांसफर हो रही है, कम ट्रांसफर हो रही है, और इसे डिनोट करते हैं के से। और यही के वैल्यू हमारा क्या होता है, चेंज होता है। अगर हमारा के ज्यादा है या कम है, यानी कहने का मतलब जो हमारा कंडक्टिविटी का टर्म है यहीं से जनरेट होता है कि हमारा हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है
वह किस तरीके से हो रहा है, यह हमारा मेन मोटिव होता है कंडक्टिविटी का। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी को समझने से पहले हम थोड़ा सा कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा देख लेते हैं मैथमेटिकली, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल बार लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एरिया ए है और क्यू क्या है, हमारी हीट है, जो क्या हो रही है, ये हायर टू लोअर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब ये जो हमारी हीट है, इस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से या फिर यूनिट टाइम में कितनी ट्रांसफर हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो हमारा क्यू है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन, जितना क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतनी हीट क्या होगी, ट्रांसफर ज्यादा होगी, कितना यूनिट टाइम पे। ठीक है, अगर हम बात करें क्यू क्या है, हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 के है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा टेम्परेचर T1 है वह ग्रेटर है T2 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हॉट है, यहाँ पे क्या है, हमारा कोल्ड है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही हीट हमारी क्या होगी, ज्यादा ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। T क्या है, यहाँ पे टाइम है। अब देखो, टाइम का मतलब किसी भी वस्तु को अगर हम ज्यादा देर तक हीट करेंगे, सपोज दैट 5 आवर हीट कर रहे हैं, तो क्या होगी, वो ज्यादा गर्म होगी, यानी ज्यादा हीट उसमें जनरेट होगा। अगर हम किसी भी एलिमेंट को 3 आवर ही सिर्फ हीट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, इतना ही टाइम तक हीट कर रहे हैं, तो कम होगी। अब इसलिए कि क्यू हमारा क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी के है। इसी तरीके से हमारा जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x के है। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इसकी डायमेंशन यानी हम कह सकते हैं थिकनेस से। अब जितना भाई पतला होगा उतना ही हीट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जितना ये कम उतना ये ज्यादा, जितना ये ज्यादा उतना ये कम। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसको हम कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं जो हमारा क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके है, एरिया के, एंड T1 माइनस T2 टेम्परेचर के, और दिस इज टाइम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके थिकनेस के। ठीक है, अब देखो यहां तक तो हमारा हो गया भाई क्यू हीट के लिए। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम डिनोट करते हैं के से, और इसे हम कहते क्या हैं, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। और इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्या थर्मल कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पे आता है के टर्म, और ये हो गया के ए, T1 माइनस T2 इंटू टी, दिस इज द टाइम, और हमारा एक्स के। ये फॉर्मूला यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका डायमेंशन की भी, क्योंकि किसके, के की, क्योंकि यहाँ पे हम के की ही बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी की। तो यहाँ पे अगर हम के इक्वल टू निकालें, के इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, क्यू इंटू एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए। तो ये क्या है, टेम्परेचर है, यानी, और ये हमारा क्या है, टाइम है। अगर क्यू क्या है भाई, क्यू क्या हीट है, इसको हम क्या करते हैं, जूल से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा डायमेंशन है, इसको मीटर से हम डिनोट कर दिए। एरिया हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और टाइम क्या होता है, केल्विन से, और ये हमारा हो गया सेकंड। एक ये कट गया डायमेंशन, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, ये साई यूनिट क्या है, जूल, और ये हमारा क्या हो गया, पर सेकेंड मीटर, और ये हमारा हो गया केल्विन। ठीक है, ये जूल पर सेकंड है। आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू m-1 और ये माइनस के, इसको हम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई के की यूनिट। अब अगर इसको हम यूनिट में ले, देखो यहाँ पे समझो, हमने क्या लिया था, अगर हम इसको यूनिट में बात करते हैं, अगर हम a इक्वल टू 1 ले लें, इसी फॉर्मूले पे देखो, जैसे यहाँ पे डिनोट था, यहीं पे मैं समझाता हूँ। अगर हमारा जो फॉर्मूला निकला था, क्या निकला था, के इक्वल टू, के इक्वल टू क्या निकला था, क्यू एक्स अपान ए डेल्टा टी इंटू टी। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 ले लें, टाइम को भी हम क्या कर रहे हैं, 1 ले रहे हैं, और टेम्परेचर को 1, टाइम टेम्परेचर को टी 1 ले लिया यूनिट, और टी को 1, और जो डायमेंशन उसका भी 1 ले लिया। तो यहाँ पे के इक्वल टू क्या है भाई, क्यू के बराबर आएगा। यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो रहा है, क्यू के बराबर आएगा। यही तो कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी की डिफिनेशन कहती क्या है, कि द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट थ्रू ए बॉडी ऑफ यूनिट एरिया, यूनिट थिकनेस, दिस इज यूनिट थिकनेस, यूनिट टाइम, दिस इज यूनिट टाइम, when the difference in the temperature between the phase casing
heat flow in unit temperature, this is unit temperature difference, this is called the thermal conductivity। आपको बहुत समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। थर्मल कंडक्टिविटी की भाई यूनिट क्या होती है, ठीक है, वाट पर मीटर केल्विन, या फिर हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में डिनोट कर सकते हैं, तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मेन इसका मोटिव क्या है भाई कि कितना हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम पे, एचएमटी में हमारा, कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है एंड इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी। यानी अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, किसको, टेम्परेचर को अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है इस पे क्या चेंज आएगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो अब अगर हम बात करें, देखो दोस्तों, तो हमारी तीन स्टेट होती है। तीन स्टेट कौन कौन सी है, एक हम बात करते हैं सॉलिड की, एक हम बात करते हैं लिक्विड की, एक हम बात करते हैं गैस की। यही तीन स्टेट है। अब तीन स्टेट को लेके मैं वन बाय वन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड में हम बात करते हैं फर्स्टली मेटल की। मेटल की अगर हम बात करें, अगर हम मेटल में देखते क्या है कि जो हमारा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। भाई हमारी हीट इसमें हमने दिया, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मूव नहीं करते हैं इस तरीके से, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं एक तरीके से, वाइब्रेट करते हैं धीरे धीरे, वाइब्रेशन के कारण हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे मेटल के केस में होता क्या है, मेटल के केस में ध्यान से देखना, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, किसको, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है वह क्या होती है, डिक्रीज होती है। थर्मल कंडक्टिविटी का मैंने क्या बताया था, इसका मेन नेचर क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर है वह किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, उसी के हिसाब से हमारा भाई डिपेंड करता है कि थर्मल कंडक्टिविटी किस मटेरियल की किस तरीके से है, ठीक है। अब देखो मेटल के केस में क्या है, सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से टेम्परेचर मूव करता है, वाइब्रेशन के कारण। तो वाइब्रेशन के कारण मूव होगा तो जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होगी। यानी कहने का मतलब सॉलिड के केस में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी तरीके से अगर हम इसी में नॉन मेटल की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, नॉन मेटल की बात करते हैं, तो जस्ट उल्टा होता है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखो एक एक्सेप्शन आता है हमारा मेटल के केस में, क्या मेटल के केस में आता है कि जो हमारा एल्युमिनियम है, क्या, एल्युमिनियम है, और हमारा क्या है, यूरेनियम है, ये हमारे एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी हम जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना थर्मल कंडक्टिविटी भी हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिक्विड के केस की, ठीक है। अगर हम लिक्विड के केस में देखते हैं, इसमें क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया भाई लिक्विड के केस में, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होती है हमारी, डिक्रीज करती है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, डिक्रीज करती है। किस केस में, लिक्विड के केस में, ठीक है। क्योंकि सेम केस इसमें भी है कि हीट का जब भाई ट्रांसफॉर्मेशन कम होगा तो कम होगा। लेकिन जो हमारा वाटर है, क्या है, वाटर है, वह हमारा एक तरीके से एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना हमारा कंडक्टिविटी बढ़ता है। भाई थर्मल कंडक्टिविटी क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहां एक टर्म आता है हमारा डेंसिटी का, जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। यहाँ पे डेंसिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि डेंसिटी हमारी क्या है, एम अपॉन वी के डिपेंड है। यानी डेंसिटी यहाँ पे हमारी डिक्रीज होगी। जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हमारा जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, वो हमारा इंक्रीज होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी ये कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, वो भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस के केस में। गैस के केस में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होती है वह इंक्रीज करती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो इजिली फ्लो होते हैं। जब इजिली फ्लो होंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या हमारी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन ये एक तरह पे और डिपेंड करता है गैस के केस में, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। क्या किस पे डिपेंड करता है,
किस पे डिपेंड करता है ये? मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। किस पे? मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट पे किस तरीके से डिपेंड करता है? देखो, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जितना मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अब मॉलिक्यूलर वेट पे क्यों है? क्योंकि ये होता है मीन फ्री पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीन फ्री पाथ पे डिपेंड करता है। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है? जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी जितना मीन फ्री पाथ रहेगा उतना थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब क्या है, इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट हमारा कहने का मतलब जितना ज्यादा हुआ थर्मल कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अ, जो हमारा टेम्परेचर है वह किस तरीके से डिपेंड होता है थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है। तो जैसा हमारा क्या है, यहाँ पे सिल्वर है, ठीक है, जैसा आपकी देख पा रहे होंगे। अब देखो ये सिल्वर को देखो, सिल्वर को देखो, सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, 410, यानी सबसे ज्यादा है, ठीक है। कॉपर का देखो कितना है, 385 है। एल्यूमिनियम का क्या है, 225 है। कास्ट आयरन का 55। यानी कहने का मतलब ये जो ऊपर के टर्म है ना, ये ऊपर वाले, इनमें क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ज्यादा है, यानी कहने का मतलब जो हीट है, जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वह ज्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक है। जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो रहा है इसलिए कंडक्टिविटी क्या है इसमें अच्छी है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम आते हैं एस पे, कोक या फ्रेड पे आते हैं, यहाँ पे देखो थर्मल कंडक्टिविटी क्या कम है, क्योंकि क्या है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन भाई नहीं हो पा रहा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड होती है। तो ये दोस्तों होता है मेन कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी, अगर आप फॉर्मूले को याद रखते हैं, इस न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछे जाते हैं। कंबाइंड हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, ये कंबाइंड हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म होता क्या है, और इसका दोस्तों न्यूमेरिकल पूछा जाता है, क्या है कॉन्सेप्ट, और कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, अगर हम बात करें थोड़ा कॉन्सेप्ट की, अगर हम बात करें कोई मेटल की, सपोज दैट ये मेरा कोई एक मेटल है, इसका जो टेम्परेचर है वो टीएस है। अब जब इस मेटल से या कोई भी एलिमेंट से अगर हमारी ये हीट ट्रांसफर हो रही है, तो जो हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्या हो रही है, एक से ज्यादा मैकेनिज्म से हो रही होगी, कंफर्म है। जैसा कि मैंने तीन बताया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्या बताया था? कंडक्शन बताया था, और क्या बताया था हमारे, कन्वेक्शन होता है मेथड, और हमारा क्या होता है, रेडिएशन होता है। तो जब हमारी कोई मेटल से हीट ट्रांसफर हो रही है, सपोज दैट मैंने मान लिया भाई जब हीट यहाँ से ट्रांसफर हो रही है वो दो तरीके से हो रही है, दिस इज द कंडक्शन एंड द सॉरी कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। तो वही कह रहा है कि इन एक्चुअल कंडीशन मोर देन वन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज इन्वॉल्व, ठीक है, कंबाइंड हीट ट्रांसफर में। फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर किया एक प्लेट को, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर क्या है हमारा, टीएस है, और द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेट थ्रू द बोथ कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। जो हमारी हीट यहाँ से निकल रही है वो कन्वेक्शन और रेडिएशन से निकल रही है, ठीक है, दो मैकेनिज्म से निकल रही है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, दिस इज ए क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू क्या है, कंडक्शन है, यानी टोटल हीट एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कंडक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्यू कन्वेक्शन प्लस क्यू रेडिएशन, क्यू कन्वेक्शन प्लस क्यू रेडिएशन दोनों का। अगर हम क्यू की बात करते हैं तो कन्वेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच ए ब्रैकेट टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, बाहर का टेम्परेचर जो मैंने मान लिया भाई कि टी इनफाइनाइट है। और रेडिएशन के लिए सिग्मा ए अपसाइलन टी एस की पावर 4 माइनस टी इन्फिनिटी की पावर 4। ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ से इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपके, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन ये देखो पूछा किस तरीके से, कह रहा है कि ए ब्रिक, जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, एक एक चीज को हम लिख के चलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी है, 1.2 वाट पर मीटर एंड केल्विन। वॉल इज इतना मीटर थिक है, यानी इतना मीटर थिक है, हम एक्स या एल से डिनोट करते थे, तो मैंने एल से डिनोट कर दिया। यहाँ पे 0.1 मीटर है। सेपरेट हॉट कंबक्शन गैस ऑफ ए फर्नेस फ्रॉम द आउटसाइड एम्बिएंट एयर इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी आउटसाइड की बात कर रहा है, यानी टी इन्फिनिटी की बात कर रहा है। जैसे कि कॉन्सेप्ट बताया कितना,
25 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में इसको हम चेंज करेंगे तो 25 प्लस 273, और ये कितना हो गया 290 एट केल्विन। ठीक है, फिर कह रहा है कि हाफ द वॉल इज फाउंड एट टू बी 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो T2 है उसका, किसकी बात कर रहा है, T2 की कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको भी केल्विन से चेंज करेंगे तो कितना 273 ऐड होगा, यानी 373 हो जाएगा। ओके, केल्विन में मैंने चेंज कर लिया। इफ द नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द ब्रिक वॉल इज इतना, यानी कह रहा है कि जो H का वैल्यू है, क्योंकि कोफिशिएंट बात कर रहा है कितनी कन्वेक्शन के लिए, तो H का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, और कह रहा है कि जो इमिसिविटी है यानी अपसाइलिंग की बात कर रहा है ये 0.8 है। तो कैलकुलेट द इनर सरफेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्रिक वॉल। तो भाई जो हमारी ब्रिक है इसका जो अंदर का टेम्परेचर है, इसका जो अंदर का टेम्परेचर है वह कितना होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कोई भाई हमारी बॉडी है, यहाँ पे टीएस है, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर हमारा निकल रहा है तो कैसे निकल रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू निकल रहा है। ठीक है, और क्या है, रेडिएशन के थ्रू निकल रहा है। ठीक है, तो क्यू, जो हमारा क्यू कंडक्शन इक्वल टू क्या होता है हमारा क्यू कन्वेक्शन प्लस क्यू रेडिएशन, यही हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई हमारा जो क्यू रेडिएशन है उसके लिए क्या होता है के, क्या होता है के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू, अब कन्वेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं एच ए T2, मैंने T2 मैंने मान लिया भाई, इसको मैंने मान लिया T इन्फिनिटी आप T1 T2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या T2 इसलिए मान लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है TS की टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इसलिए T2 यहाँ पे मैंने डिनोट कर लिया। ठीक है, T2 है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा रेडिएशन के लिए, आप साइलेंट, मैं सिग्मा बी से डिनोट कर दे रहा हूं, मैं इसको सिग्मा बी से ए T2 की पावर 4 एंड T इन्फिनिटी का पावर 4। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, एरिया सब में है इसलिए एरिया को यहां से दो हटा। अब के का वैल्यू कितना भाई 1.2 है, 1 पॉइंट हमने 2 रख दिया। अब यहाँ पे देखो जो dt है वो क्या है T1 माइनस T2 होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। और जो x है वो ऑलरेडी भाई भाई कह रहा है कि जो हमारा L है वो 0.15 है, रख दिया मैंने। ठीक है, ये रख दिया। h कितना है, जो हमारा h का वैल्यू है ऑलरेडी की 20 गिवन है भाई, हमारा 20 गिवन है। ये कितना है T2 T73 है, और जो हमारा T इन्फिनिटी वो कितना है, कहाँ गया 298, ये हो गया 298 प्लस इसका वैल्यू 0.8 ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। और सिग्मा बी कितना होता है, इसका वैल्यू ऑलरेडी कॉफिशिएंट है, कितना होता है इसका वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -8। और यहाँ पे कितना हो जाएगा T2 T73 की पावर 4 माइनस 298 की पावर 4, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे T1 माइनस T2 लिखा है, यानी T1 T2 माइनस 73 यानी 1.2। अब हमें T1 तो फाइंड करना है, इसका टेम्परेचर भाई क्या कर रहा है कैलकुलेट इनर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ब्रिक वॉल। ठीक है, तो T1 और T2 मैंने कितना भाई T373, अब कितना होगा 0.15। इसको आप कैलसी से इजीली सॉल्व कर लोगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पूरा। जब इसे कैलसी से सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 2020.3, इतना निकल के आया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका मल्टीपल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, और ये जाएगा ऊपर, यानी हम लिख सकते हैं T1 माइनस 373 इक्वल टू 20.3 इंटू 0.15 अपॉन 1.2, इतना ही होगा। अब इसको यहां से T1 अगर हम निकालेंगे कैल्सी से डायरेक्ट, तो T1 इक्वल टू भाई आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली कैल्सी से, आपके पास कैल्सी होगी, यहाँ पे आ जाएगा केल्विन, और यही दोस्तों इसका होगा फाइनल आंसर। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ ये समझना है जो मैंने इसके पीछे बताया, कि भाई जो हीट है वो वन मोड से कंबाइंड हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट के सहारे आप सॉल्व क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन में कंसीडर करूंगा जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।